Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue our topic that is principle of homogeneity. तो स्टार्टिंग से ही मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे ये E है विच इज इक्वल्स टू A इंटू बी टी स्क्वायर। चलो यहाँ से B कट कर देते हैं हम। A इंटू टी स्क्वायर है प्लस B इंटू अंडर रूट एक्स है। हेयर E जो है वो एनर्जी है, T जो है वो हमारे पास टाइम है और H जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हमें A और B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम E को A टी स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे, फिर बाद में हम E को B अंडर रूट एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे। तो ये A इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा। तो A की डायमेंशन जो हो जाएगी E बाय टी स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली E इक्वल्स टू B अंडर रूट एक्स हो जाएगा और जो B है वो E बाय एक्स की पावर हाफ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से A का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो E के लिए हम पुट करेंगे ml2 t-2 एनर्जी का डायमेंशन होता है और टी स्क्वायर नीचे, तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -4। सिमिलरली B है ml स्क्वायर टी ml2 और L की पावर हाफ हो जाएगी। तो बेस सेम है, पावर ऊपर जाके पहले ये 2 है और नीचे अगर हाफ है तो ऊपर जाके -हाफ हो जाएगा और यू विल गेट 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 3/2 L की पावर। ठीक है। तो अगर इस तरीके से बन जाता है तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ml की पावर 3/2 और T की पावर -2। तो इस तरीके से हम A और B का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 3y(z² गिवन है, फाइंड डायमेंशन ऑफ y। हमें डायमेंशन निकालनी है ऑफ y इन MKS सिस्टम। ओके। और हमें ये भी गिवन कर रखा है कि जो x एंड z जो है वो डायमेंशन ऑफ x जो डायमेंशन है वो कैपेसिटेंस की है और z जो डायमेंशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की है। ओके। तो जिन बच्चों को लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद था, अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला की टेबल लेकर बैठे साथ में और वहां से कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें। तो ये है x इक्वल्स टू 3y(z²) हमें गिवन है। ओके। हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है बेटा? y की। तो 3 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि 3 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो y किसके बराबर बन जाएगा? x/z² के बराबर। ओके। तो लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो m-1 L-2 t की पावर 4 और a की पावर 2 है और z के लिए बन जाएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो mt-2, तो यहाँ पर mt-2 है, a की पावर -1 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और मुझे इसके आंसर को व्हाट्सएप करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशन पूछता है वो हमसे, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 की, वेयर
symbols have their usual meaning are, तो आंसर करते हैं इसका। सभी को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की बराबर है। ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि क्लास 12th के अंदर आप एक फॉर्मूला करते हैं जिसमें ये वैल्यू निकलती है। कौन सा चैप्टर है वो? हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमने बायट-सेवर्ट लॉ और उसके बाद लॉरेंस जो ये वाला पार्ट पढ़ा है, तो उसमें ये वाला रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैं 1/ε0 को निकालना चाहता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/μ0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये मतलब अपॉन की टर्म में लिखा हुआ है और इसका रूट हट जाएगा। तो 1/μ0 जो हो गया वो सी स्क्वायर की बराबर है। तो देयरफॉर सी किसकी बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो LT-1 का स्क्वायर लिख देंगे। यू विल गेट L2T ऑफ -2। समझ में आया? बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कहता है कि इसके बाद F अगर दे रखा है आपको AT प्लस ऑफ BT स्क्वायर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, और A जो है यहाँ पर T जो है वो टाइम है, F जो है वो फोर्स है। तो रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे सारे बच्चे। तो मैं जस्ट हिंट दे देता हूं आपको कि ये इस AT की भी बराबर है और BT स्क्वायर की बराबर है। तो फोर्स को सबसे पहले AT के साथ इक्वेट कर देना और उसके बाद BT स्क्वायर के साथ। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो रिक्वेस्ट है इसको करें और मुझे इसका आंसर सेंड करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहता है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, the position of particle at time t is given by x with respect to time t v naught by alpha, ठीक है, और 1 माइनस c की पावर माइनस अल्फा t, where v naught is constant एंड अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड अल्फा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हमें नजर आया अभी तक, तो इसका आंसर हमें करके दिखाना है। तो कहता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो दे रखा है वो x है, x मतलब ये एक पोजीशन है, तो मतलब ये इसका डायमेंशन तो l हो गया। v नॉट बाई अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, चलो पता चल जाता है, और v नॉट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर मैं प्रिंसिपल लगाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास जो नजर आएगा, सबसे पहले ये मैं इस वाले पार्ट को देखता हूँ, अल्फा टी को, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट दे रखा है अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो मैंने सी टी वाला पार्ट ले लिया। क्लियर? तो एल माइनस एल की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, है ना। तो अगर एल माइनस एल की बन रही है तो यहाँ पर अल्फा टी जो है वो किसके बराबर मैंने इक्वेट कर दिया, दैट इज 1, और यू कैन से डायमेंशनलेस। ओके, तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/t की बराबर, और यू विल गेट t की पावर -1
जो बहुत इजीली आपने इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट है, तो कहता है x जो है हमें गिवन है v नॉट बाय अल्फा। ओके, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो v नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी, x अल्फा हो जाएगा। x जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, अल्फा की वैल्यू t-1 है। इस तरीके से मेरे पास v नॉट की वैल्यू भी आ जाती है। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या करा है कि पावर को देखा है, इसकी जो पावर है यहाँ पर गिवन अल्फा टी, तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व किया है, फिर उसके बाद आपने इसको इस वाले पार्ट के साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर इतना हो जाता है तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो अब इसके बाद कहता है कि फोर्स जो है एक्स अपॉन डेंसिटी की बना है। तो कहता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो है तो बहुत आसान ही क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अभी सब क्वेश्चन कर चुके भी होंगे। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि एक्स जो है वो किसके बराबर माना जाएगा, फोर्स इंटू डेंसिटी के बराबर। तो फोर्स के लिए वी कैन पुट एम एल t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वी कैन यूज LT-3। तो वी हैव m2 l की पावर t-2, सॉरी l की पावर -2 t की पावर -2। ठीक है, तो ये मेरे पास x का डायमेंशन आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीटा जो दे रखा है हमें, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स है विच इज इक्वल टू, ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो n1 एंड n2 है आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x1 टू x2। फाइंड डायमेंशन ऑफ d। इस डिफ्यूजन कांस्टेंट वो कहा गया है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमारी एनसीईआरटी में भी है, हमने एसएल अरोड़ा में भी ये वाला क्वेश्चन सेम सॉल्व किया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ते चले जाएं तो n के बारे में भी लिखा हुआ है, n1 n2 के बारे में भी लिखा हुआ है, और x1 x2 के बारे में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो इसके करने का क्या तरीका है। सबसे पहले है कि n क्या है, तो यहाँ पर जो स्मॉल n था ये था नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया। इन यूनिट टाइम, ये गिवन है, यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम गिवन है। तो इट मींस कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है डिवाइडेड बाय पर यूनिट। यूनिट एरिया और यूनिट टाइम का मतलब है कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम है। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वट एवर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एरिया के लिए वी कैन पुट एल स्क्वायर और टी के लिए वी कैन पुट टाइम टी। तो यू विल गेट
L की पावर -2 एंड T की पावर -1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आ गया स्मॉल n का। अब N1 एंड N2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम m0 l0 t0 लिख देंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वी कैन पुट l का क्यूब, तो 1/l की पावर 3 ऐसे हो जाएगा। तो अब ये डिफ्यूजन D के लिए हमें फॉर्मूला निकालना था, तो मेरे पास सब कुछ आ चुका है, स्मॉल n आ चुका है और N1 N2 के बारे में भी पता चल चुका है। तो इसको मैं ग्रीन कलर से सिखाता हूँ आपको, तो देखिए जरा, तो D जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अब मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स लगा दिया यहाँ पर, n मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1 हो जाएगा। तो n का जो फॉर्मूला निकल के आया है l-2 t-1 आया है, और l माइनस l तो l होता है, दैट इज x2 माइनस x1, और n2 माइनस n1 भी n की बराबर हो जाएगा, दैट इज l की पावर -3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा L2 और t की पावर -1। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स करे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड, जो आपके एंट्रेंस लेवल के लिए थोड़े से जिस प्रोसेस से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इनका आना जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।